हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू सरस विजडम। और आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 क्लास 10, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने कवर कर रखा है। पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या क्या स्पेशल फीचर्स हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, ये पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर क्या होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स क्या होते हैं। इन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग फोकस रखेंगे, और एक बार वीडियो आप देखो, सारे क्वेश्चंस 100% बन जाएंगे। अच्छा, इसमें क्या है? एज द मेथड ऑफ फार्मिंग चेंज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर बिगिन टू प्रॉस्पेरस, इट प्रोड्यूसेस मच मोर फूड देन बिफोर। अच्छा, एक चीज और हम देखते हैं। अभी क्या देखते हैं? एक चीज हम आजकल देख रहे हैं या 1969 के बाद देख रहे हैं, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन इंट्रोड्यूस हो गया, कि लैंड उतना ही है, लेकिन प्रोडक्शन मेथड हमने अच्छा कर लिया। और प्रोडक्शन मेथड अच्छा कर लिया तो प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। और 1969 के बाद हम कभी भी फेमाइन नहीं फेस किए। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट लाएंगे तो उतना ही रिसोर्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। मेनी पीपल कुड नाउ टेक अप द अदर एक्टिविटीज। और जो एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट थी कि बहुत सारे लोग जो इन्वॉल्व रहते थे किस चीज़ में, एग्रीकल्चर में, आप उनको वहां से मूव करके टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में ले जाओगे। प्राइमरी सेक्टर पे उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऊपर से दूसरे सेक्टर्स में काम करेंगे तो फैमिली इनकम भी बढ़ जाएगी। मान लीजिए 10,000 पर मंथ ही ये अर्न कर रहे हैं, तो 10,000 पर मंथ और पहले से उनका जो लैंड था, ये दोनों का इनकम ऐड हो जाएगा। और अगर पहले कहीं और नहीं काम करे, 5 लोग एक ही फील्ड में काम कर रहे हैं, तो फैमिली इनकम तो उतना रहा जितना लैंड में हो रहा था। और एक बात ध्यान रखोगे आपकी, अगर आप ऐसे लोगों को जो अंडर एम्प्लॉयड है, 5 लोग हैं किसी फील्ड में, मात्र 2 लोगों की रिक्वायरमेंट है, तो 3 लोग को निकालोगे तो लैंड की जो प्रोडक्टिविटी है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो क्या करेंगे, हम वहां से उनको मूव कराएंगे और मूव करा कर सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे फोकस करा देंगे। सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे फोकस करने का क्या मतलब है? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर पे फोकस करने का मतलब है कि उनकी इकोनॉमी, उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बढ़ जाएगी। They were increasing number of craft persons and traders, buying and selling activities increased many times। अच्छा, ये क्या कर सकते हैं? तो क्राफ्ट पर्सन हो सकते हैं, ट्रेडर्स बाई और सेल कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को ट्रेड कर सकते हैं फॉर, या अर्बन रीजन में जाकर के कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और इस तरह से इनकम उनकी बढ़ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इनकरेज। इसमें क्या करेंगे? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट करेंगे, कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम्स एंड स्मॉल बिजनेसेस। अब एक पॉइंट है आपकी, गवर्नमेंट के पास क्या अपॉर्चुनिटीज है कि वो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट? उसके लिए आंसर है कि प्रमोट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमोट करेंगे, एक पहला पॉइंट। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट छोटे छोटे जो प्रोड्यूसर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। Encourage cottage industries, handlooms and small business. Government support like loans, training and subsidies can help generate local jobs। जिससे गवर्नमेंट क्या करेगी? उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देगी, उनको सब्सिडीज देगी, उनको उनके लिए लोकल जॉब्स क्रिएट करेगी, या उनको लोन प्रोवाइड कर देगी। तो ऐसी चीजें कर करके ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। Improve rural infrastructure, building roads, irrigation system, and better electricity supply will boost agriculture and non-farm activities, creating employment। और क्या हमारे पास तरीके हैं? तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छा करेंगे, अच्छे रोड्स बनाएंगे, या जो आपके कोल्ड स्टोरेज होते हैं जहाँ पे फूड को स्टोर करके रख सकते हैं तो वो बना देंगे, इरिगेशन सिस्टम्स अच्छे कर देंगे, बेटर इलेक्ट्रिसिटी पे आपको प्रोवाइड करेंगे, कैनाल्स जनरेट कर देंगे, या नॉन फार्म एक्टिविटीज के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे। सेमी रूरल रीजन्स में फैक्ट्री सेटअप कर देंगे, इससे वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। तो ये सारे तरीके हम अपना करके ज़्यादा से ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। एक्सपेंड सर्विसेज इन रूरल एरियाज, ओपन मोर स्कूल्स, हेल्थ सेंटर्स एंड बैंक्स। जैसे आप देखते हो कि विलेज रीजन में अगर हेल्थ सेंटर्स रहे, ठीक है, या विलेज रीजन में अगर स्कूल्स रहे, तो अच्छा से एजुकेशन दे सकते हैं, उनको प्राइमरी हेल्थ प्रोवाइड कर सकते हैं। या विलेज रीजन में फार्मर्स के लिए ग्रामीण बैंक होता है। तो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करके, ऐसी चीजें इंप्रूव करके हम क्या कर सकते हैं? विलेज रीजन को भी मोर इकोनॉमिकली डेवलप बना सकते हैं, या तो खुद से एग्रीकल्चर करके बनाए, या डिफरेंट वो चीजें सेटअप कर लेंगे। दिस विल क्रिएट जॉब्स फॉर टीचर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एंड क्लर्क्स। और ये अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं तो ये क्या करे? टीचर्स, हेल्थ के टीचर्स के लिए जॉब मिल जाएगा, हेल्थ सेंटर्स में नर्स ये सब के लिए जॉब मिल जाएगा, बैंक में
जो एम्प्लॉयड होंगे उनके लिए जॉब मिल जाएगा। ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करके हम ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं। ये माइंड में लॉक कर लोगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कर देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर देंगे, स्कूल्स हेल्थ सेंटर सेटअप करेंगे, इससे टीचर्स, नर्सेज या एम्प्लॉयड जो बैंक एम्प्लॉय उनको जॉब मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा, बोला कि सपोर्ट फॉर फार्मर एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड बेटर सीड टूल्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। सब्सिडीज दे देंगे, टूल्स अच्छा प्रोवाइड हो जाएगा। जैसे आप देखो पैक्स वाले जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पंचायत लेवल पे, उनके पास अच्छी अच्छी मशीनें होती है, वो काफी कम रेंट पे किसको, फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। सपोर्ट फॉर फार्मर एंड एग्रीकल्चर प्रोवाइड बेटर सीड्स टूल्स एंड इरिगेशन फैसिलिटीज। बेटर सीड्स, टूल्स और इरिगेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करके हम ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। मोर इफिशिएंट फार्मिंग एंड मल्टीपल क्रॉपिंग कैन इंक्रीज डिमांड फॉर लेबर। अच्छा, अगर ज्यादा से ज्यादा हम इफिशिएंट फार्मिंग कर रहे हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग कर रहे हैं, तो इससे ज्यादा से ज्यादा लेबर की डिमांड बढ़ेगी और उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी। इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, एक्सपेंड स्कीम्स लाइक मनरेगा टू ऑफर मोर डेज ऑफ वर्क। मनरेगा एक पूरा सेपरेट टॉपिक है, उसको भी हम लोग जानेंगे कि मनरेगा क्या होता है। मनरेगा में बीपीएल वालों को जॉब प्रोवाइड की जाती है मिनिमम 100 डेज तक। तो ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस करेगी गवर्नमेंट, तो रूरल इकोनॉमी जो बूस्ट हो जाएगी, रूरल इकोनॉमी प्रमोट हो जाएगी। 5 पॉइंट आप आंसर में लिखोगे, हाउ टू जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। इसमें जो 5 पॉइंट आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, इसी 5 पॉइंट को लिखोगे, सुटेबल आंसर है और 5 मार्क्स आपको परफेक्ट मिल जाएगा। याद रखोगे इस बात को कि ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देंगे, बैंक ये सब ओपन कर देंगे, हेल्थ केयर सेंटर्स, एग्रीकल्चर के लिए टूल्स प्रोवाइड कर देंगे, मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। और इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करके आप क्या कर सकते हो, इन सारी चीजों को इंट्रोड्यूस करके आप ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। अच्छा, इधर देख लो। अब अभी हम लोग जो टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं, वो हमारा क्या है कि हम कंपेयर कर रहे हैं 1977 से 78 के बीच में और 2017 और 18 के बीच में। कि 1977 से 78 के बीच में जो इन्वॉल्वमेंट थे, किनकी इन्वॉल्वमेंट, टोटल जो हमारा इनकम था, जीडीपी था, उसमें कौन सा सेक्टर कितना शेयर करता था। एक बात माइंड में लॉक करोगे कि अगर किसी भी कंट्री के जीडीपी में मैक्सिमम शेयर प्राइमरी सेक्टर का हो, उस कंट्री का जीडीपी वैल्यू काफी कम होगा। क्योंकि एज अ फार्मर और अगर हम किसी बड़े कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के इंजीनियर की बात करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फार्मर के कंपेयर में माइक्रोसॉफ्ट का इंजीनियर जो ज्यादा इनकम करेगा। मतलब क्या है कि प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व है तो आपका लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लेकिन वो इसेंशियल है। ऐसा ही मेरा कहने का मतलब नहीं है कि प्राइमरी सेक्टर को आप पूरी तरह से हटा दो, इसेंशियल है, बट उसकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को शो करता है। याद रखोगे इस बात को। लेकिन किसी कंट्री के टोटल जीडीपी में टर्सरी सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, प्राइमरी सेक्टर का कम है, मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा प्राइमरी से ज्यादा है, तो उस कंट्री का जीडीपी वैल्यू भी अच्छा होता है। याद रखोगे इस बात को कि आपके टोटल जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का बहुत योगदान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, जरूरी है। बिना अनाज के हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, लेकिन टर्शियरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का जो योगदान ज्यादा रहेगा तो हम ज्यादा डेवलप माने जाएंगे, या वर्ल्ड में वही कंट्री ज्यादा डेवलप है जहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर अच्छा से फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पर क्या कंपेयर करके दिया हुआ है, इधर देखोगे कि हमारे टोटल जीडीपी वैल्यू का 71% जो था वो कौन जनरेट करता था, प्राइमरी सेक्टर। 11% मैन्युफैक्चरिंग और 18% कौन करता था, टर्शियरी। अब इधर देखोगे 71 से 44% 2017 और 18 में आया। 25% क्या आया, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, मतलब 11 से 14% ये बढ़ गया, और ये 13% बढ़ गया। तो अभी इनका एक शेयर क्या है, बढ़ा है टोटल जीडीपी में। तो आप देखोगे कि इसके कंपेयर में टोटल जीडीपी भी बढ़ेगा। याद रहेगी ये बातें कि अगर किसी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है जीडीपी में, वो कंट्री लेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलप्ड होगा। और किसी कंट्री में सेकेंडरी सेक्टर की और टर्शरी सेक्टर की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी, वो कंट्री ज्यादा डेवलप होगा। याद रखोगे इस बात को। अब यहाँ पर क्या बालक, फर्स्ट इन एनी कंट्री सेवरल सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक,
इंश्योरेंस कंपनीज एक्सेट्रा। बोला कि किसी कंट्रीज में क्या क्या टर्सरी सेक्टर्स हो सकते हैं, तो हम लोग पहले से जानते हैं, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, ये सारे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सारे। दिस कैन बी कंसिडर्ड द बेसिक सर्विसेज, और इसको हम बेसिक सर्विसेज के रूप में कंसिडर करते हैं। इन डेवलपिंग कंट्री द गवर्नमेंट हैज टेक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रोविजन ऑफ दिस सर्विसेज। अच्छा, जो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, या डेवलपिंग कंट्री है, इन उसमें कौन इन सारी जो फैसिलिटीज है उसको केयर करता है? वो गवर्नमेंट करती है, याद रखोगे इस बात को। वो कौन केयर करता है? गवर्नमेंट करते हैं। अब जीवीए भाई, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, आप देखोगे आरएस इन करोड़। उस समय 1977 से 78 के बीच में हमारे पास कितना था? 10 लाख, मतलब 20 लाख करोड़ था। और अभी देखोगे कितना हो चुका है? वन, टेन, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 20 लाख, तो काफी ज्यादा। और देखोगे इसमें किसकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ी है? टर्शियरी सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ गई है। तो जाहिर सी बात है, टर्शियरी सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगी, टोटल इकोनॉमिक वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगा। ये बात याद रखोगे, ये बात माइंड में लॉक करके रखोगे, ठीक है। Second, the development of agriculture and industry lead to the development of services such as transport, trade, storage, and like as we have already seen. Greater the development of primary and secondary sector, more would be the demand for such services. मतलब ज्यादा से ज्यादा अगर प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर डेवलप होगा तो ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। आप फिर से देखोगे यहाँ पर शेयर ऑफ सेक्टर इन जीवीए 1977 से 78 के बीच में 50%, ठीक है, 20% और फिर 30%। अभी ये कितना हो चुका है? ये हो चुका है आपका 55% के अप्रॉक्स टर्शरी सेक्टर। और उसके बाद अभी प्राइमरी का सबसे कम। तो इस केस में क्या माना जाता है? ज्यादा डेवलप माना जाता है, याद रखोगे इस बात को। Third, as income levels rises, certain sections of pay people start demanding many more services like eating out। जैसे कि अगर इनकम लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारे लोग जो है उनकी डिमांड बढ़ जाती है। ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल्स, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, यू कैन सी इन दिस चेंज क्वाइट शार्पली इन दिस सिटीज, स्पेशली इन बिग सिटीज। इनकम बढ़ेगा, आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, आपको डिफरेंट सर्विसेज की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फोर्थ बोल रहा है, इसमें फोर्थ पॉइंट है, ठीक है। Over the past decades, so certain new services such as those based on information and communication technology have become important and essential। जैसे लास्ट के कुछ डिकेट्स में, 2 डिकेट्स पहले की बात करेंगे, तो कौन सी सर्विसेज बढ़ी है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली सर्विसेज बढ़ी है, और इससे कंट्री के टोटल जीडीपी में योगदान बढ़ जाता है। द प्रोडक्शन ऑफ दिस सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, और प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज हैज बीन राइजिंग रैपिडली, ये लगातार बढ़ते रहते हैं। देखिए, कंपेयर करके दिया हुआ है मैं पाई चार्ट के थ्रू, कंपेयरिंग सेक्टर बाय जीडीपी ऑफ एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के लिए चीज है, यहाँ देखोगे कि सर्विस सेक्टर में 56% लोग इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब टोटल जो है शेयर जीडीपी में 26% इंडस्ट्री से, और एग्रीकल्चर से 18% आता है। सबसे ज्यादा योगदान कौन दे रहा है? 56% है। और एम्प्लॉयमेंट की अगर बात करते हैं, 53% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरिंग में 11%, कंस्ट्रक्शन में 11%, ट्रेड में 9%, ट्रांसपोर्ट में 4%, हॉस्पिटल एंड रियल इस्टेट्स में 3%, एजुकेशन में 2%, गवर्नमेंट 2%, अदर्स 5%। तो ये क्या हुआ? ये आपके एग्रीकल्चर के बाद जो टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर है उसकी इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है उसको थोड़ा सा हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए। नो, अच्छा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है? कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, मतलब कभी भी आपका जॉब छूट सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो या एज ए लेबरर काम कर रहे हो कहीं पे, एज ए आप हाउस सर्वेंट, तो वहां पर आपको जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलती, आपका जॉब कभी भी खत्म हो जाएगा। वर्कर्स कैन बी रिमूव फ्रॉम वर्क एट एनी टाइम, देयर इज नो गारंटी ऑफ कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट।
मतलब कभी भी उनका जॉब जा सकता है, उनको कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट की कोई गारंटी नहीं मिलती है। इरेगुलर एंड लो वेजेस वर्कर्स आर ऑफन पेड लेस एंड मे नॉट रिसीव वेजेस फिक्स शेड्यूल्स। और ये इनकी वेजेस काफी कम होती हैं, इनको फिक्स शेड्यूल पे फिक्स टाइम पे वेजेस नहीं मिलता है। लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन, अगर कुछ गलत भी होता है तो इनके साथ कुछ बहुत ज्यादा रूल एंड रेगुलेशंस नहीं है। लेबर लॉज आर नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो, जैसे लेबर लॉ है कि लेबरों के साथ आप जाति नहीं कर सकते हो, उनको मिनिमम सैलरी दोगे, ये नहीं फॉलो होता है रियल में। वर्कर्स यूजुअली डोंट गेट बेनिफिट लाइक हेल्थ इंश्योरेंस और पेड लीव्स। अनस्टेबल्स मतलब सारी चीजें अनस्टेबल्स हैं, यहाँ पर इनको इंश्योरेंस हेल्थ ये सब भी नहीं मिलता है। वर्किंग कंडीशन, वर्कर्स में लैक सेफ्टी मेजर्स, क्लीन फैसिलिटीज और प्रॉपर इक्विपमेंट्स। वर्कर्स में लैक सेफ्टी मेजर्स, क्लीन फैसिलिटीज और प्रॉपर इक्विपमेंट्स नहीं होता है। स्मॉल स्केल ऑपरेशन, these units are generally small, often run by individual or families and not registered with the government। और रजिस्टर्ड जैसे वर्किंग कंडीशन भी इनका क्या होता है, बैड होता है, सेफ्टी मेजर्स नहीं होते, क्लीन फैसिलिटीज नहीं रहता है। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, these units are generally small, often run by individuals or families and not registered with the government। मतलब स्मॉल स्केल ऑपरेशंस होते हैं, रजिस्टर नहीं होते गवर्नमेंट के द्वारा, ये सारी चीजें। उम्मीद करता हूँ कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जस्ट और अनऑर्गेनाइज का रिवर्स कर दोगे, आप इसका एसएस रख लोगे, ये सुटेबल आंसर यही बनेगा। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या है, जॉब सिक्योरिटी, वर्कर्स हैव फिक्स्ड एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विद प्रॉपर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। लोगों के पास क्या है, लोगों के पास फिक्स एंड रेगुलर एम्प्लॉयमेंट है विद प्रॉपर टर्म्स ऑफ सर्विसेज। प्रॉपर टर्म्स ऑफ सर्विसेज भी है, फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है, एक फिक्स्ड मतलब 8 आवर्स ही आपको काम करना है, ज़्यादा देर काम नहीं करना है। लीगल प्रोटेक्शन है, अगर मान लीजिए कि वर्कर्स आर प्रोटेक्टेड बाय लेबर लॉज रिलेटेड टू वेजेस, वर्किंग कंडीशन, हेल्थ सेफ्टीज। और कोई भी लॉ आपका ब्रेक होता है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी या जो आपके ऑनर है उनके अगेंस्ट में डिसीजन लिए जा सकते हैं। रेगुलर सैलरीज एंड बेनिफिट, इनको रेगुलर सैलरीज मिलता है, टाइम टू टाइम सैलरी मिलता है, डिफरेंट बेनिफिट्स भी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल लीव्स, पेंशन, ये सारी चीजें। रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइज सेक्टर्स यूनिट आर रजिस्टर्ड विद द गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर यूनिट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, वहां पर सारी चीजें हर चीज उसका रूल एंड रेगुलेशन से जो भी फंक्शन है वो सुपरवाइज होता है। ऑर्गेनाइज में जॉब सिक्योरिटी होता है, फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है, लीगल प्रोटेक्शन होता है, रेगुलर सैलरी और बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा रजिस्टर्ड भी होते हैं और अनऑर्गेनाइज रजिस्टर्ड नहीं होते, याद रखोगे इस बात को अच्छा से। सेम उस तरह से अभी जैसे पढ़े हो आप, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स भी दोनों सेम उसी तरह से अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज सेक्टर जैसे है, वैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर भी है। यहाँ पर रफली हम पब्लिक सेक्टर को ऑर्गेनाइज सेक्टर रख लेंगे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर रखेंगे। फीचर्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, इसको पब्लिक सेक्टर मतलब पब्लिक सेक्टर में ऑनरशिप जो होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। ठीक है, गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है उसको पब्लिक फैसिलिटीज बोलते हैं। मेन एम जो होता है वेलफेयर ऑफ पीपल अर्निंग प्रॉफिट, एग्जांपल इंडियन रेलवे, एलआईसी, जॉब सिक्योरिटी। याद रखोगे एक बात को, वेलफेयर करना इस सेक्टर का मेन वर्क होता है। ऐसा नहीं कि अपने वेलफेयर करने के लिए लोगों को प्रॉब्लम में डालेगी, ये अकाउंटेबल होते हैं। तो प्रॉफिट तो लेना है बट लोगों को परेशान करके नहीं। इंडियन रेलवे, एलआईसी, ये सारे जो जॉब सिक्योरिटी इसमें ज्यादा होता है, मोर होता है। और ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी जॉब सिक्योरिटी मोर था। अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट एंड जो आपकी अथॉरिटीज है उसके प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं। ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी एज ए प्राइवेट फार्म वो किए जा रहा है। सोर्स ऑफ कैपिटल, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करते हैं इसको। और इसमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, द पब्लिक सेक्टर फोकस ऑन पब्लिक वेलफेयर एंड यूज गवर्नमेंट मनी। पब्लिक सेक्टर जो है भले ही सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं बट पब्लिक सेक्टर जो है वो क्या करते हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं और ये यूजेस गवर्नमेंट मनी और गवर्नमेंट के मनी को भी यूज करते हैं। तो ये बात माइंड में आप रखोगे। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि आपको पब्लिक सेक्टर के रिगार्डिंग अब कोई डाउट नहीं बचा होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट है, ऑनरशिप बाय इंडिविजुअल और ग्रुप्स, जिसको हम प्राइवेट सेक्टर्स बोलते हैं। इसमें प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर्स में प्राइवेट सेक्टर इंटरप्राइजेज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स, ग्रुप और कंपनीज, नॉट द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल ग्रुप्स और कंपनीज ओन करते हैं, गवर्नमेंट ओन नहीं करते हैं। प्रॉफिट मोटिव्स, द मेन गोल इज द अर्न प्रॉफिट, बिजनेस decisions are driven by the aim to maximize earning।
इनका मेन काम क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर ले, इनका मेन काम यही होता है। जबकि उनका उसका काम क्या था, उसका मतलब यहाँ पर पब्लिक सेक्टर का काम क्या था, पब्लिक सेक्टर का काम था लोगों के बेनिफिट करना, पब्लिक वेलफेयर। लेकिन इसका पब्लिक वेलफेयर इंडिविजुअल वेलफेयर इसका होता है, प्रॉफिट कमाना, किसी भी हद तक गिर करके प्रॉफिट कमाना। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट होता है, इसको कोई रेगुलेट नहीं करता, कोई एक इंडिविजुअल आदमी भी इसको कर सकता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन आर मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली बाय ऑनर्स और अपॉइंटेड मैनेजर्स विदाउट डायरेक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट, और यहाँ पर क्या होता है, इसमें इन्वेस्टमेंट जो होता है प्राइवेट कंपनी सब करते हैं। सोर्सेस ऑफ कैपिटल, कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम पर्सनल सेविंग्स, लोन्स और प्राइवेट इन्वेस्टर्स रेदर देन पब्लिक फंड्स। इसमें कैपिटल यानी कि पैसा कहाँ से आता है, तो पैसा इसके पास प्राइवेट इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये उसके उससे आता है, पब्लिक फंड से नहीं आता है, टैक्सेस से नहीं आता है। जो गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर का पैसा गवर्नमेंट फंड से आता है, इसका पैसा किसी इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू आता है। कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, प्राइवेट फर्म्स compete with each other to provide better good and services, encouraging efficiency and innovations। efficiency और innovations होता है क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में एक फेयर कंपटीशन रहता है। याद रखोगे, इतना भी नहीं, हमेशा फेयर कंपटीशन रखोगे तो इनोवेशंस होगा, नई नई चीजें आएंगी, कॉम्पिटेटिव अगर माहौल रहेगा तो अच्छे वो चीजें आएंगी, चीप रेट में आएंगी। तो ये रिक्वायर्ड कॉम्पिटेटिव इन्वायरमेंट किसी भी कंट्री के इकोनॉमी के लिए काफी रिक्वायर्ड होता है। एक कंपनी का डोमिनेंस नहीं होना चाहिए, बहुत सारी कंपनी रहे, उसके प्रोडक्ट वैल्यू हो, और उस पर एक प्रेशर रहेगा कि हमको अच्छा बनाना है, हम अच्छा नहीं बनाए तो कोई और कंपनी बनाएगी, उसका मार्केट वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, तो ये सारी चीजें रहेगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ प्राइवेट सेक्टर भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। मनरेगा, अच्छा मनरेगा जो कि अभी हम लोग प्रीवियस पॉइंट में देखे थे कि ये मनरेगा है क्या। मनरेगा ग्रांटीज 100 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट पर ईयर। ये देखिए 100 डेज तक आपको वर्क प्रोवाइड करता है, बीच पे चलकर 150 डेज होगा उसको नहीं करना, 100 डेज तक वर्क प्रोवाइड करता है। किन लोगों को, जो बीपीएल में बिलो पॉवर्टी लाइन में है। याद रखोगे, मान लो गवर्नमेंट के पास कोई काम नहीं है तो आपको 100 डेज का वो एम्प्लॉयमेंट, वो आपको वेजेस देगी गवर्नमेंट, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, अब आप बोलोगे कि क्या सर अर्बन रीजन में मनरेगा वर्क करता है, नहीं करता है अर्बन रीजन में। द स्कीम्स एम टू क्रिएट ड्यूरेबल रूरल एसेट्स लाइक रोड्स, ponds, canals and wells, improving village infrastructures। मनरेगा इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया ताकि वो इम्प्रूव कर सके, किस चीज को इम्प्रूव कर सके, फोकस ऑन रूरल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट को इम्प्रूव कर सके। Environment within 15 days, if employment is not provided within 15 days of applications, the worker is entitled to a daily unemployment allowances। अगर 15 डेज तक नहीं मिल रहा है उसको, 15 डे रजिस्टर्ड होने के बाद 15 डेज तक, तो उसको वर्कर्स को अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट जो अलाउंसेस है वो मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता जिसको बोलते हैं। वेजेस पेड एज पर लॉ, वेजेस जो होता है लॉ के अकॉर्डिंग पे किया जाता है, एक फिक्स वेजेस होता है। अभी लास्ट ईयर तक 182 रुपीज बिहार में था, सबसे ज्यादा जो था हरियाणा में 306 रुपीज। उस कंट्री के स्ट्रक्चर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, पॉपुलेशन, इन सारी चीजों पे देखते हुए मनरेगा का वेजेस निर्धारित होता है। प्रमोट्स सोशल इंक्लूजन, इट गिव्स प्रायोरिटी टू वुमेन, एससी एसटी एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, इंश्योरिंग इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इसमें वीकर सेक्शन की डेवलपमेंट की जाती है। वीकर सेक्शन का डेवलपमेंट कैसे हो सके, इनका मेन टारगेट होता है। 100 डेज तक वर्क प्रोवाइड करते हैं बिना, अगर काम है तो ठीक है, नहीं काम है तब भी। और इसका मेन पर्पस होता है विलेज रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा करना, जैसे रोड्स, पॉन्ड्स, कैनाल्स और वेल्स। देखिए एक पॉइंट है नीति आयोग, इसका पुराना नाम योजना आयोग था, 2014 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का ही मेन कंट्रोल रहता है, याद रखोगे इस बात को। तो इसका टारगेट है कि 20 लाख जॉब क्रिएट करेंगे एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि इंडिया एजुकेशन के मामले में काफी लो है। वो ग्रेजुएशन कर लेना, गेस्ट पेपर लेकर के चीटिंग करके वो एजुकेशन नहीं होता है, स्किल्स ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है, और वो काफी कम है। सिमिलरली इफ वी आर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन, वी नीड मेनी मोर डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ वर्कर्स एक्सेट्रा। बोला कि अगर ज़्यादा आपको फैसिलिटीज चाहिए तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स ये सब चाहिए टू वर्क इन रूरल एरिया। These are some ways in which jobs would be created and we also be address the important aspect of development। और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। इस तरह से
इस चैप्टर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ पर आप अपडेटेड रहोगे कि क्या क्या चीज़ें अभी इंट्रोड्यूस हुई है। जैसे कि आपको फॉर्मेट पहले से पता है कि वीडियो एक्सप्लेनेशन के बाद आपको नोट्स मिलेगा, इसका प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर, प्रॉपर टेस्ट, एमसीक्यू टेस्ट, ये सारी चीज़ें। तो एक फन वे में, बिना कोई प्रेशर का, कैसे हम अपना एकेडमिक एजुकेशन और अच्छा कर सकते हैं, बोर्ड का प्रिपरेशन और अच्छा कैसे कर सकते हैं, वो आपको एक बार अगर आप जुड़ोगे तो आपको चीज़ें पता चल जाएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, सारा चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। आप पढ़ना तो बोलो कि आप पढ़ना चाह रहे हो, मैं पीडीएफ प्रिंट करा के आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर आप पटना या पटना में अगर हो तो। बट मैं चाह रहा हूँ कि आप बस पढ़ो, मेरा मेन टारगेट है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ चाहे मैं प्रिंट करा कर प्रोवाइड करूंगा, बट क्या मेन टारगेट है, मेन मोटिव से सरस विजडम का एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें, कैसे हर किसी के पास एजुकेशन को पहुंचाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पर, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर के ऐप पे मिलेगी। तो आप अगर प्ले स्टोर पे सरस विजडम ऐप डाउनलोड करते हो तो सारी चीजें एक जगह पे, हर सब्जेक्ट का चैनलाइज होकर के वो चीजें मिल जाएगी आपको। और जैसा आप जानते हो, अभी हम लोग फिर से इस ईयर में भी वो लाइव क्विज ला रहे हैं। लास्ट संडे को 10th का लाइव क्विज हुआ था, नेक्स्ट संडे को 9th का शेड्यूल से टीम के साथ डिस्कस करके आपको बता दिया जाएगा, मैसेज दे दिया जाएगा, उसका लाइव क्यूज होगा। तो आप उसमें जुड़ना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।